बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर 9 है वो करते हैं कॉलन डूरी की बुक से। मेजरिंग रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ फॉर द डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे हमने मेजर करने हैं रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है और इररेलेवेंट कॉस्ट कौन सी है, रेवेन्यूज़ कौन कौन से रेलेवेंट है और इररेलेवेंट रेवेन्यूज़ कौन से हैं। क्योंकि जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उस टाइम पे हम रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज़ को कंसीडर करते हैं। जो इररेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट रेवेन्यूज़ होते हैं उसको हम एक कंसीडर नहीं करते, उनको सेपरेट शो करवा देते हैं नोट में। तो अब यहाँ पे 5 टाइप के डिसीजन हैं जिसमें हमने रेलेवेंट कॉस्ट और रेवेन्यूज़ को मेजर करना है। वो कौन कौन से डिसीजन हैं? वो सबसे पहला जो डिसीजन है वो है स्पेशल प्राइसिंग डिसीजन, स्पेशल सेलिंग प्राइस डिसीजन। मतलब कि आपने कोई स्पेशल सेलिंग प्राइस डिसीजन में ये करना है कि कोई आपको स्पेशल सेलिंग प्राइस दे रहा है कि आप जो चीज़ खुद बना रहे हैं तो आप हमसे इतने की लेके आगे सेल कर दें, या आप किसी कस्टमर को स्पेशल कोई सेलिंग प्राइस दे रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने डिसीजन लेना होता है, उस टाइम पे देखनी है कि रेलेवेंट कॉस्ट और रेवेन्यूज़ कौन कौन सी है। उस टाइम पे आप डिसीजन लेंगे कि क्या आपको वो सेलिंग प्राइस को अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला ये डिसीजन होगा। इस सारे डिसीजन के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, तो देखेंगे कि वो डिसीजन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन व्हेन द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट, यानी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन कि आपने प्रोडक्ट जो है A, B, C यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उस टाइम पे आपने डिसीजन लेना है कि लेकिन आपके पास जो कैपेसिटी है वो मेन यानी रीज़न है कि आप उतनी हर तरह की प्रोडक्ट अपने पास नहीं रख सकते, यानी उसमें आपके पास कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट आ जाती है। तो यानी फॉर एग्जांपल एक यानी जनरल स्टोर है, वो अपने स्टोर के अंदर जो भी वो प्रोडक्ट रखेगा वो देखेगा कि जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा कैपेसिटी है और कौन सी ज़्यादा सेल आउट हो रही है, वो उस हिसाब से वो यानी अपने पास स्टोर करेगा। वो जनरल स्टोर जो है वो सारे का सारा अपने पास आटा यानी फ्लोर नहीं वो स्टोर कर लेगा, वो सारी की सारी चीनी नहीं रखवा लेगा, वो डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स का अपने पास रखेगा और देखेगा उसके पास कैपेसिटी कितनी है और सेल आउट कितनी हो रही है। फिर उसका वो डिसीजन लेता है कि कौन सी चीज़ें कितनी अपने पास रखनी चाहिए। उसके बाद है डिसीजन ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द इक्विपमेंट। आपके पास जो इक्विपमेंट है या आपके पास जो इक्विपमेंट इंस्टॉल है और उसका आपने रिप्लेस करना है या आपने क्या नाम है उसी इक्विपमेंट के साथ आपने यानी चलना है। तो आप इसका डिसीजन लेंगे कि नई इक्विपमेंट लेके आते हैं तो उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे आपको प्रॉफिट कितना जनरेट होगा। आप पुरानी इक्विपमेंट जो इंस्टॉल है उससे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये आपने डिसीजन लेना है। उसके बाद आउटसोर्सिंग यानी मेक और बाय डिसीजन, या खुद बनाना है या बाय करना है। तो आपने आउटसोर्सिंग में देखना है कि या खुद बना के आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या बाय करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको यानी आप बना के आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, बाय करके आपको कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं। इसमें अपनी कास्ट को भी मेजर करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की कास्ट को। उसके बाद है डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन। इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो आपको लॉस शो करवा रही होती हैं लेकिन आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने एट द एंड देखना है कि उसको डिसकंटिन्यू करने से आपको आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। ये ना हो कि कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है लेकिन वो लॉस आपको शो करवा रही होती है लेकिन उससे आपकी दूसरी प्रोडक्ट भी इफेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि कोई जो एग्जांपल है इसमें बेकरी की एग्जांपल ले लें। एक बेकरी वाले ने ठीक है ब्रेड रखी हुई है तो साथ उसके पास एग्स भी पड़े हैं, तो वो कहता है मैं एग्स नहीं रखता, मेरी तो ब्रेड सेल होती है। अब वो जो एक कस्टमर उसके पास जाता है वो चाहता है कि मुझे एक ही जगह से ब्रेड भी मिल जाए और एग भी मिल जाए। तो वो हो सकता है उसे एग से लॉस हो रहा हो लेकिन अब वो ब्रेड से प्रॉफिट कमा ले। तो यानी डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन में आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो उससे आपको आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम तो नहीं हो रही, आपका प्रॉफिट तो नहीं लॉस हो रहा। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो आप उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें। ये 5 टाइप्स के डिसीजन हैं, इन सब के ऊपर थ्योरी है और क्वेश्चन हैं, वो हम सारे सोल्व करेंगे। अब ये पहला जो डिसीजन है इसकी एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल से हम ये पहले को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये स्पेशल प्राइसिंग डिसीजन, यहाँ पे ये कंपनी का डाटा है दिया हुआ है, वो हम उससे समझ लेते हैं। कैलेडोनियन कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द क्लॉथिंग दैट सेल इट्स ए आउटपुट डायरेक्टली इन द क्लॉथिंग रिटेलर। वो क्लॉथिंग रिटेलर को अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर द जंपर्स, यानी जंपर्स एक क्लॉथिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। द डिपार्टमेंट हैज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 जंपर पर मंथ। जो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी है कि 50,000 तक जंपर वो एक मंथ के बना सकता है। बिकॉज ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द वन इट्स मेजर कस्टमर द कंपनी इट्स हैज़ एक्सेस द कैपेसिटी। एक उसका कस्टमर था वो लिक्विडेट हो गया, यानी वो क्या नाम है उसकी कंपनी खत्म होगी।
और उसकी वजह से अब उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो अब ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकता है। For the next quarter, current monthly production and the sales volume is expected to the 35,000 jumpers at the selling price of the 40 pound per jumper। अब कंपनी की जो एक्सपेक्ट की जाती है कि सेल्स जो 35,000 जंपर होंगे और 40 पर जंपर के हिसाब से उसकी सेल आउट होगी। एक्सपेक्टेड कास्ट एंड रेवेन्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ एट द एन एक्टिविटी लेवल 35,000 जंपर्स आर एज फॉलो। ये 35,000 के मुताबिक ये उसने उसकी वैल्यूज दे दी है। डायरेक्ट लेबर 4,20,000, उसकी पर पाउंड जो पर यूनिट कास्ट आ रही है वो 12 आ रही है। टोटल कास्ट आ रही है 4,20,000, यानी 12 को आप 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,20,000 आ जाएगी। यानी ये पर यूनिट जो दिए हुए हैं उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लें, उसकी टोटल कास्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 35,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो यहाँ पे ये देखें कितना आ गया 4,20,000। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई 35,000 से करेंगे तो 2,80,000 मटेरियल की कास्ट आ गई, लेबर की कास्ट। फिर उसके बाद वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 70,000 है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग नॉन वेरिएबल यानी फिक्स एक्सपेंस, ये नॉन वेरिएबल जो होते हैं वो फिक्स एक्सपेंस होते हैं, उसकी कास्ट आ रही है 2,80,000। उसके बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कास्ट आ रही है 1,05,000। अब ये टोटल पर यूनिट में बनी 33 और टोटल कास्ट के अंदर बनी है 11,55,000 पाउंड। अब जो उसकी सेल्स होती है वो कितनी बनी है 14 लाख। वो 14 लाख कैसे बनी, 35,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 पर जंपर सेल्स प्राइस के हिसाब से, तो उसकी टोटल सेल्स आ जाएगी। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 40, तो अब ये देखिए कितनी बनी 14 लाख। अब टोटल उसकी जो सेल्स की वैल्यू कितनी है 14 लाख। टोटल कास्ट कितनी है, ये टोटल कास्ट में से सेल्स को माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, क्योंकि सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है इस वजह से ये प्रॉफिट शो हो रहा है। अगर सेल्स की कम होती कास्ट की ज़्यादा तो ये लॉस में शो हो जाता। अब इसी तरह पर यूनिट में कितना 7 पर पाउंड है और टोटल प्रॉफिट कितना 2,45,000 है। तो अब यहाँ पे दूसरा इसमें देख लेते हैं, ये अब आगे जो सिचुएशन उसने जो लिखी है जहाँ पे स्पेशल प्राइसिंग का एक कंसेप्ट आएगा। Caledonian is the expecting an upsurge in demand and the considered that के excess capacity is a temporary। उसने देखा कि जो अभी डिमांड के अंदर इंक्रीज आया है, जो एक्सेस कैपेसिटी है वो फॉर एग्जांपल वो टेम्परेरी है, वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। The company is a layer industry has offered to buy for its staff 3,000 jumper each month for the next 3 months at the price of the 20 per jumper। अब एक लेयर इंडस्ट्री है, उसने इनको ऑफर किया स्टाफ को कि 3,000 आप जंपर परचेज कर सकते हैं हर मंथ अगले 3 मंथ तक, ताकि आपकी जो टेम्परेरी डिमांड है वो फुलफिल हो सके 20 पर जंपर के हिसाब से। कोई टेम्परेरी डिमांड उसकी 3 मंथ हो सकती है, 4 मंथ हो सकती है, तो या 1 मंथ या 2 मंथ के लिए हो सकती है, इसलिए उसने 3 मंथ के लिए उसने ऑफर करवाई है। 3,000 जंपर्स हम आपको देंगे 20 पर प्राइस के हिसाब से, ठीक है। द कंपनी वुड कलेक्ट द जंपर फ्रॉम द कैलेडोनियन फैक्ट्रीज एंड दस नो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट विल इनकर्ड। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट भी इनकर नहीं हो रही। नो सब्सिक्वेंट सेल्स टू द कस्टमर एंटिसिपेटेड कोई सेल भी नहीं हो रही। द कंपनी वुड रिक्वायर इट्स कंपनी लोगो इंसर्टिंग एंड द जंपर एंड द कैलेडोनियन हैज प्रेडिक्ट द दैट दिस विल कास्ट 1 पर पाउंड जंपर, यानी कि अगर उसने अपना लोगो वहाँ पे उन जंपर पे इंसर्ट करवाना है ताकि, तो उस पे वो कास्ट आ रही है 1 पर पाउंड। शुड द कैलेडोनियन एक्सेप्ट द फ्रॉम द कंपनी, क्या कैलेडोनियन कंपनी को ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये इसकी सिचुएशन आगे क्रिएट की हुई है, उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेनी है। ये देखें, डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर। आपने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी सिचुएशन एक्सेप्ट ऑर्डर कर लिया। अब एट द एंड हम देखेंगे कि अगर डू नॉट एक्सेप्ट के में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो एक्सेप्ट में अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसको डू नॉट एक्सेप्ट कर देंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ये जो पहली वाली जो कास्ट है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल नॉन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, इंसर्टिंग लोगो, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। इंसर्टिंग लोगो तो पहले में नहीं आएगी क्योंकि ये पहली वाली जो कास्ट है वो सेम एज इट, ये वाली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाली जो कास्ट है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, ये वाली कास्ट सेम एज इट यहाँ पे पुट हो जाएगी। पहले में जो डू नॉट एक्सेप्ट है, पहले में जो लोगो है वो इंसर्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि वो उसकी वो अपनी प्रोडक्ट है, तो सेम एज इट आ जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कास्ट वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल, मटेरियल की कास्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये 3,04,000 है, ये कैसे बनी है। मटेरियल की पर यूनिट कास्ट हम यहाँ पे देखते हैं कितनी है। मटेरियल की कास्ट पर यूनिट 8 है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 35,000 जंपर उसके अपने थे और 3,000 जंपर उसने एक लेयर इंडस्ट्री से परचेज किए। टोटल कितने हो गए 38,000। तो टोटल 38,000 जंपर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
38,000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बना 3,04,000। तो 3,04,000 यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह उसके बाद है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यहाँ पे 70,000, यहाँ पे 76,000 हो गए। तो ये भी 38,000 को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, क्योंकि ऊपर उसने कास्ट 2 दी हुई है पर यूनिट। 38,000 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 76,000। उसके बाद है नॉन वेरिएबल, ये कास्ट सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, फिक्स कास्ट है। उसके बाद है लोगो इंसर्ट, पहले में नहीं आता क्योंकि वो उसकी अपनी प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो 3,000 एक्स्ट्रा जंपर्स है उसके ऊपर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 के साथ, तो 3,000 आ जाएगा। 35,000 जंपर उसके अपने हैं और 3,000 जो जंपर उसने लेयर इंडस्ट्री से परचेज किए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे 3,000, तो 1 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद है मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, 1,05,000 वही रहेगी। अब यहाँ पे ये देखें इन दोनों में डिफरेंस कोई नहीं आया, कोई अमाउंट नहीं शो हुई। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 24,000 का, इन दोनों में 6,000 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3,000 का, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं। टोटल डिफरेंस कितना बना? 33,000। अब यहाँ पे टोटल कास्ट कितनी बनी? 11,55,000 पाउंड। यहाँ पे टोटल कास्ट कितनी बनी? 11,88,000। तो 11,55,000 में 11,88,000 माइनस करेंगे 33,000, या आप इनको ऐड कर लें, ये भी 33,000 हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे टोटल सेल 14 लाख, पहले वाली की वही सेल आ जाएगी। यहाँ पे सेल्स कैसे बनेगी? 14,60,000 बनी है सेल्स, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14 लाख वही सेल्स होगी, और बाकी जो 3,000 जंपर्स हैं, 3,000 जंपर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 20 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 60,000। 60,000 इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि उससे 20 के हिसाब से वो जंपर परचेज करना मिल रहा है। तो 14,60,000 ये उसकी बन जाएगी। यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे बनेंगी 14 लाख, इसमें से माइनस किया 2,45,000, यहाँ पे माइनस किया 2,72,000। अब यहाँ पे ये देखें उसका प्रॉफिट पहले से इंक्रीज हो गया है, तो अब ये ऑर्डर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये हमें क्या नाम है 3 मंथ के लिए हमें खुद नहीं करना चाहिए, ये हमें क्या नाम है लेजर इंडस्ट्री से परचेज करके इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये स्पेशल प्राइसिंग का ये पहला डिसीजन था जिसके ऊपर ये एक एग्जाम्पल थी। बाकी जो डिसीजन है उसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।